बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस, और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वेदर टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइल सीकिंग द रिलीफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वन में ऑल्सो सीक रेमेडी ऑफ इंजंक्शन, डायरेक्शन ऑफ कोर्ट टू डू मैंडेटरी और नॉट टू डू समथिंग प्रोहिबिटरी आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। कहता है कि जब कोई इंसान जाता है रिलीफ सीख करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो वो साथ में इंजंक्शंस की रेमेडी भी सीख कर सकता है। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट क्रिएट द बार ऑन द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन, और इसी तरीक़ा से रेमेडी ऑफ इंजंक्शन कोई बार क्रिएट नहीं करती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। यानी अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ इंजंक्शंस की रेमेडी भी कोर्ट से सीख कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी हमें इंजंक्शंस चाहिए, इंटरम इंजंक्शंस चाहिए या टेम्पोरेरी जो भी, तो वो आप साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ ही रेमेडी सीख कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अगर आप क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रेमेडी जो है ये कोई बार क्रिएट कर देगी हम पर कि हम इंजंक्शन सीख नहीं कर सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इंजंक्शन सीख कर सकते हैं अलॉन्ग विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आप चाहें तो। अब इंजंक्शन होता क्या है? इंजंक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की डायरेक्शन होती है कि आया आप ये काम करें और ये काम आप ना करें। जब कोर्ट कहती है कि आपने ये काम करना है, उसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, और जब कोर्ट कहती है कि आपने ये काम नहीं करना, तो उसे कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। जनरली जो हमारे पास इंजंक्शन की टाइप्स हैं, एक तो होती है मैंडेटरी कि यानी ये काम करना है, वो मैंने आपको भी बताया। एक होती है प्रोहिबिटरी, जब कोर्ट कहती है कि आपने ये काम नहीं करना, प्रोहिबिटरी हो गया। एक होती है टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी होती है कुछ टाइम के लिए, यानी अगर आपकी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं किसी लैंड से रिलेटेड, तो कोर्ट आपसे कह सकती है कि इस लैंड को जो है कोई पार्टी टच नहीं करेगी अनटिल फर्दर ऑर्डर। यानी जब तक कोर्ट जो है चाहे तब तक जो है वो इंजंक्शंस दे सकती है टेम्परेरी, और ये इनको इंटरिम इंजंक्शंस भी कहते हैं। यानी ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, यानी जब तक आगे फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता या डिक्री पास नहीं हो जाती, कोर्ट डिक्री पास नहीं कर लेती, फाइनल जजमेंट नहीं देती, तब तक कोर्ट क्या कर सकती है? टेम्परेरी इंजंक्शंस जो है वो इशू कर सकती है। अगर प्लेंटिफ कहता है कि जी मुझे ख़तरा है, मेरे राइट्स की वायलेशन हो जाएगी या मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी या डिफेंडेंट मुझे कोई ऐसा नुकसान पहुंचा देगा जिसका मुझे फिर लॉस की भरपाई कभी नहीं हो सकेगी, तो जब ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाएं तो कोर्ट क्या करती है? टेम्परेरी इंजंक्शंस यानी कुछ टाइम के लिए जो है वो इंजंक्शंस ग्रांट कर देती है। इसको कहते हैं हम टेम्परेरी या फिर इंटरिम इंजंक्शंस। फिर आता है परमानेंट इंजंक्शंस। ये होता है जी कोर्ट को जब लगता है कि सारे एविडेंस जो हैं वो एक पार्टी के फेवर में हैं, और तकरीबन जो है ये आफ्टर द डिक्री भी हो सकती है, यानी अब फाइनल जजमेंट जब आपकी आ गई है कोर्ट की, तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगी? परमानेंट इंजंक्शंस ग्रांट करेगी। तो ये जो है ये हमेशा के लिए होती हैं, और यानी ये टेम्पोरेरी की तरह नहीं है, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं। ये एक चीज़ जो है कोर्ट ने एक फ़ैसले पर पहुंचकर आपको ग्रांट की है, यानी एक डिक्री पास हो गई और आपको जो इंजंक्शंस ग्रांट की गई उसको हम क्या कहेंगे? परमानेंट इंजंक्शन। यानी अब आपके राइट्स की वायलेशन नहीं कोई कर सकता। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं। इंजंक्शन इज़ ऑल्सो एन इक्विटेबल रिलीफ। इंजंक्शन जो है ये एक इक्विटेबल रिलीफ है। जी हाँ, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है एक इक्विटेबल रिलीफ है, इसी तरह से इंजंक्शंस भी एक इक्विटेबल रिलीफ है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की अपनी पावर होती है, चाहे वो आपको ये इक्विटेबल रेमेडीज़ जितनी भी हैं वो कोर्ट की डिस्क्रिशन में होती हैं। चाहे वो इंजंक्शन हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, कोर्ट चाहे तो इन्हें ग्रांट करे, चाहे तो ना करे। लेकिन ये कोई आर्बिट्रेरीली भी नहीं है कि कोर्ट बिल्कुल ही कोर्ट की मर्ज़ी पे है, जज की मर्ज़ी पे है। नो, इन द एड ऑफ जस्टिस, यानी जहाँ उन्हें लगेगा, जो कोर्ट को लगेगा कि ये जस्टिस इससे जो है होगा,
ये जस्टिस की फेवर में है, ये जस्टिस को प्रमोट करती है ये चीज़, तब जो है कोर्ट जो है वो आपको इस तरह की इक्विटेबल रेमेडीज़ ग्रांट करता है इन द एड ऑफ जस्टिस। It also requires that any party seeking such relief must come with bona fide and no fault either in previous। और जब ये आपको इक्विटेबल रिलीफ कोर्ट देता है तो तब वो देखता है कोर्ट कि जो पार्टी आई है क्या वो वाकई ही मासूम, मतलब उसका पास्ट कंडक्ट क्लियर है, उसका फ्यूचर कंडक्ट क्लियर है, तो ये वो बोना फाइडी है। ये चीज़ें फिर एक मतलब ऐसे इंसान को ही मिलेगी इक्विटेबल रिलीफ जो ख़ुद भी जो है वो इक्विटी को मानता है, लाइक वो ख़ुद भी जो है उसका पास्ट कंडक्ट भी क्लियर है, उसका फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर है, यानी वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था, लॉफुली चल रहा था। तब ही कोर्ट आपको, मतलब जस्टिस तो तभी होगा ना जब आप खुद ठीक होंगे आपके साथ। तो जो है अगर आपका ही कोई फॉल्ट है तो फिर तो आप नहीं ना इक्विटेबल रिलीफ सीख कर सकते। तो यही बात है, आपका पास्ट कंडक्ट देखा जाएगा, आपका फ्यूचर कंडक्ट देखा जाएगा, फिर आपको इक्विटेबल रेमेडी ग्रांट की जाएगी, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, चाहे इंजंक्शन हो, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो इंजंक्शन इकट्ठे हो। फ्यूचर कंडक्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द इनिशियल हियरिंग ऑफ द कोर्ट। ये चीज़ हम पहले ही लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, फिर बता देती हूँ कि पास्ट कंडक्ट का तो हमें चलो पता है ना कि बंदे का सारा पास्ट क्लियर होगा, यानी जो भी उसका एग्रीमेंट हुआ था किसी के साथ, उसने टाइम पर पैसे दिए, ये सब आपको क्या शो करता है कि आपका पास्ट कंडक्ट क्लियर था, यानी आपने टाइम पर पेमेंट की थी, आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की और ना ही कोई इलीगल काम किया। तो ये चीज़ें तो आपका चलो पास्ट कंडक्ट शो कर देती हैं, लेकिन फ्यूचर कंडक्ट आपका किस तरह शो करेगा, वो तो अभी आया भी नहीं है। तो वो आपको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में जाके। कोर्ट में आप जाकर क्या करेंगे, कोर्ट की इनिशियल हेयरिंग पर जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ था, अगर आपकी तरफ से कोई रिफ्यूज़ल नहीं था तो आप तो विलिंग हैं ना, आप तो रेडी हैं ना उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो आप अपनी जो रिमेनिंग कंसिडरेशन होगी, जैसे ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट था फॉर द सेलिंग ऑफ हाउस, ए का घर था, तो ए जो है वो रिफ्यूज़ कर गया, तो अब बी क्या करेगा, बी ने आधे पैसे तो दे दिए थे लेकिन अब ये रिफ्यूज़ कर गया, तो बी अब अपना फ्यूचर कंडक्ट प्रूव करेगा कोर्ट में जाके। और किस तरह से करेगा, इनिशियल हेयरिंग ऑफ द कोर्ट, यानी इनिशियल हेयरिंग पर ही कोर्ट को एप्लीकेशन सबमिट करेगा, फाइल करेगा फॉर द डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। जो पैसे रह गए थे वो कोर्ट में डिपॉजिट करेगा। इस तरह से उसका क्या प्रूफ हो जाएगा, फ्यूचर कंडक्ट। एक बात आपने याद रखनी है, अगर वो बंदा फ्यूचर कंडक्ट प्रूव करने में फेल हो जाता है, जो भी प्लेंटिफ था जिसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया हुआ था, अगर वो फ्यूचर कंडक्ट प्रूफ नहीं कर पाता अपना कोर्ट में जाकर, तो क्या होगा, तो उसके फेवर में उसको कोई इक्विटेबल रिलीफ नहीं दिया जाएगा और डिक्री जो है डिफेंडेंट की फेवर में पास होगी। इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पास्ट कंडक्ट क्लियर हो, आपका फ्यूचर कंडक्ट क्लियर हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है कि हाउ टू प्रूव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्रूव कैसे करेंगे, यानी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रिलीफ है वो आपको मिले, तो आप इस लायक हैं, ये आप किस तरह प्रूव करेंगे, ये चीज़ इधर बताई गई है। तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो है 2016 SCMR 340। इसको आप नेट से सर्च करके भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, रेफरेंस देना चाहें पेपर में तो दे सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट को ग्रांट करनी चाहिए। इट वाज हेल्ड दैट इनिशियल बर्डन टू प्रूव द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाइज अपॉन द प्लेंटिफ सीकिंग सच रिलीफ। ये जो रिलीफ जो भी प्लेंटिफ जाएगा ना कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए, कोर्ट से सीख करने जाएगा, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो है वो इस लायक है कि उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए। और वो किस तरह प्रूव करेगा, ही हैज़ टू प्रूव थ्रू एग्रीमेंट टू सेल, अटेस्टिंग विटनेसेस, स्क्राइब who writes the document, in case of death of attesting witnesses, stamp vendor with stamp, vendor register, admission by parties। ये हैं वो चीज़ें जो कि प्रूव करेंगी कि प्लेंटिफ जो है वो राइट है, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब पहली बात है एग्रीमेंट टू सेल लिखा हुआ है। एग्रीमेंट टू सेल पहले तो कोर्ट में ये देखेगा, बताएगा ना कि मेरा कोई एग्रीमेंट था जो है डिफेंडेंट के साथ, तो ये चीज़ तो वो इस तरह प्रूव करेगा कि पहले वो एग्रीमेंट टू सेल अपना दिखाएगा। फिर कोई अटेस्टिंग विटनेसेस थे, कम से कम 2 होने चाहिए, तो वो जो भी अटेस्टिंग विटनेसेस थे वो उनको प्रोड्यूस करेगा। फिर स्क्राइब
स्क्राइब, जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा था, जो डॉक्यूमेंट को लिखता है ना उसको हम स्क्राइब कहते हैं, यानी जिस पर एग्रीमेंट हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स जिसने लिखे वो जो है वो स्क्राइब, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेकिन अगर स्क्राइब की डेथ हो गई है या फिर अटेस्टिंग विटनेसेस की डेथ हो गई है तो स्टैम्प वेंडर तो होगा ना, जिसने आपको स्टैम्प पेपर दिया और जिसने मतलब है ऊपर स्टैंप लगाया। स्टैंप वेंडर का रजिस्टर भी होगा जहाँ पे डेट लिखी होगी कि फ़लाँ डेट को इसने हमसे स्टैंप लिया। एडमिशन बाय पार्टीज़ खुद भी एडमिट कर सकते हैं कि जी हमारे दरमियान एग्रीमेंट था। इतना तो कर ही सकते हैं ना, प्लेंटिफ डिफेंडेंट मान जाएगा कि हाँ जी मेरा तो एग्रीमेंट था लेकिन अब मैं मुकर गया हूँ। तो ये भी एक चीज़ जो है कोर्ट में साबित करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो प्लेंटिफ को मिलनी चाहिए अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, तभी प्रूफ करेगा, तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसको मिलेगी। तो अदर वेज़, तो हम पढ़ रहे थे कि अदर वेज़ दूसरी कौन से तरीके हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। तो वो ये हैं कि बाय पर्सन्स इन हुज प्रेजेंस डॉक्यूमेंट वाज रिड्यूस्ड टू राइटिंग, by persons acquainted with the writing of deceased witness, by court comparison of signatures or writing, handwriting expert opinion, by production of notary public who attested the stamp paper। यानी ये कुछ अदर वेज़ हैं, यानी ये दूसरे कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्लेंटिफ हैं, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम की है, तो अगर कोई आपके विटनेसेस की डेथ हो गई है तो उस केस में जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि जिसकी प्रेजेंस में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया था या कोई भी और लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, तो वो भी जो हैं आप एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। और सिग्नेचर्स का भी कंपैरिजन किया जाएगा कि पार्टीज़ को सिग्नेचर जो है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाया जा सकता है कोर्ट में, वो जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि वेदर ये जो सिग्नेचर्स हैं ये पार्टीज़ के हैं या नहीं हैं। नोटरी पब्लिक का जो जिन्होंने अटेस्ट किया है स्टैम्प पेपर, वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये कुछ अदर वेज़ हैं जिसमें जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्रूव करने में मदद ले सकते हैं। अटेस्टिंग ऑफ विटनेसेस टू मार्जिनल, यानी ये जो बात है विटनेसेस वाली कि 2 विटनेस होने चाहिए कम से कम, तो ये बात कहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है? ये है हमें प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 में। डायरेक्टली कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये बात लिखी हुई है उसमें, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नीड्स टू बी प्रूव्ड थ्रू 2 विटनेसेस। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसे प्रूव होना किया जाता है 2 विटनेसेस के ज़रिए। आर्टिकल 79 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर इज़ पर्टेनिंग टू अटेस्टिंग विटनेसेस, ये जो है ये पर्टेन करता है अटेस्टिंग विटनेसेस थी। इट एनविसेजेस दैट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रूव्ड थ्रू 2 अटेस्टिंग विटनेसेस, ये कहता है जी कि 2 अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए। तो पहले 17 में तो ये कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रूव होगी जब 2 विटनेसेस होंगे, वो आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 79 कानून शहादत कहता है कि 2 अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए जो कि प्रूव करते हों। तो ये यहाँ इन 2 आर्टिकल में जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आर्टिकल्स हैं 17 और 79 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जिसमें जो है आपको अटेस्टिंग विटनेसेस या मार्जिनल विटनेसेस का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। तो ये आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस नहीं हैं। तो आगे है द लेटेस्ट लॉ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को रिक्वायर्स दैट एनी एग्रीमेंट क्रिएटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नीड्स टू बी अटेस्टेड बाय 2 अटेस्टिंग विटनेसेस। ये हमारे पास केस लॉ रेफरेंस है 2011 MLD 96, जिसमें ये बात कही गई कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा हो तो उसको अटेस्ट होना चाहिए बाय 2 अटेस्टिंग विटनेस, यानी 2 विटनेस होने चाहिए। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केस विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर 2 इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। कहता है कि कोई भी केस अगर आप अंडर द आर्टिकल 17 लेके आते हैं कानूनी शहादत ऑर्डर, तो 2 चीज़ें आपको मतलब है फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली क्या है, देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंट कोई और नहीं है, यानी लॉ की ज़बान में इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। पहली चीज़ है कि आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है इट मस्ट रिलेट टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यानी वो किसी ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हो या कोई फ्यूचर में कुछ आपको जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थी आपकी अराइज होनी, तो वो उससे हो रिलेटेड। तो जब ये दो चीज़ें होंगी तब आप केस जो है अंडर द प्रीव्यू ऑफ या फिर विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर जो है आप केस ला सकते हैं कोर्ट में। एग्रीमेंट टू सेल और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 79 कानून शहादत ऑर्डर। अब कहता है कि इंस्ट्रूमेंट हो क्या सकता है, तो एक जजमेंट का जो है एक केस लॉ रेफरेंस है 2011 PLD सुप्रीम कोर्ट 241 पेज। तो इसमें कहा कि एग्रीमेंट टू सेल जो है ये और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो वो एक हम कह सकते हैं कि वो जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आगे हम पढ़ते हैं वेदर टाइम इज़ द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो बताएं जी कि टाइम जो है वो इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता। जनरली अब जो जनरल रूल है वो क्या है, वो ये है टाइम इज़ इसेंस ऑफ एग्रीमेंट। टाइम जो है वो इसेंस माना जाता है एग्रीमेंट का, ये एक जनरल रूल है, इससे एक्सेप्शंस भी हैं। तो लेकिन जनरल रूल क्या है, टाइम इज़ इसेंस ऑफ एग्रीमेंट मीन्स टू से अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को जो टाइम लिखा था उस पर परफॉर्म हो जाना चाहिए, ये एक जनरल रूल है। और इसका केस लॉ रेफरेंस जो है वो है 1995 SAMR 1431 पेज, PLD 1995 LAH 405 पेज। इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट क्या है ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन द ड्यू टाइम, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल। अगर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टाइम लिखा हुआ था एग्रीमेंट में, उसमें परफॉर्म नहीं हुआ, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, यानी एक पार्टी तो तैयार होगी ना और एक पार्टी ने टाइम पे नहीं परफॉर्म किया होगा, तो क्या होगा, वो जिसने तैयार थी और जो वो होगी एग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि वो उसकी वजह से तो नहीं ना एग्रीमेंट रुका, तो अब उसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड कह सकता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो टाइम कहा था उस पर तो परफॉर्म नहीं हुआ, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं नहीं मानता, इसको वॉइड करार दिया जाता है। तो ये होता है, इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, चाहे तो वो इसे वैलिड करार दे और चाहे तो इसे इनवैलिड करार दे। तो एक्सेप्शन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसकी एक एक्सेप्शन, इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो है कहता है कि टाइम को हम इसेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं मानते। ये चीज़ जो हमारे पास सेक्शन 55 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी प्रोवाइडेड है।